लीचिंग कैटाबोलिज्म का पार्ट नहीं होता, लीचिंग तो अलग है, लीचिंग अलग है और कैटाबोलिज्म अलग है। अब कैटाबोलिज्म में चीजें टूटनी है, टूटने हैं तो 3 स्टेप है, पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है। सर जो लीचिंग होती है वो भी तो फ्रेगमेंटेशन के बाद ही होती है ना। लीचिंग तो हर स्टेप पे होगी, बट लीचिंग कैटाबोलिज्म का पार्ट नहीं है ना। लीचिंग होने के लिए कैटाबोलिज्म होना जरूरी थोड़ा ना। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो आप, अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट किसी की बॉडी को डिकम्पोज करके तो नहीं आए, वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पड़े हुए हैं, तब भी तो उसमें लीचिंग अप्लाई हो रहा है ना, वहां तो कोई कैटाबोलिज्म की बात ही नहीं हो रही। लीचिंग तो बेसिकली एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और अनअवेलेबल हो जाते हैं किसी और चीज के लिए, उसको हमने लीचिंग बोल दिया। अब सॉइल में जो ये मिनरल्स है, लाइक कैल्शियम है सॉइल में, मान लो जो मैग्नीशियम है, फॉस्फेट्स है, ये आए कहाँ से? किसी पत्थर के टूटने से आए होंगे, या कभी सॉइल फॉर्मेशन हजारों साल पहले हुआ होगा तब आए होंगे। उसके लिए बॉडी डिकम्पोज करे ये जरूरी थोड़ा है। तो लीचिंग तो एक केमिकल प्रोसेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोसेस है। कैटाबोलिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि कैटाबोलिज्म में जैसे मिट्टी जब बनती है तो दोनों तरीके से बनती है, मतलब मिट्टी में जो मिनरल्स आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज कैटाबोलिज्म, कि हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक पे जा सकते हो। और एक नेचर का प्रोसेस है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, चट्टाने टूटती हैं, उसमें कोई बॉडी थोड़ा ना टूट रही है, तो नीचे से भी प्रोसेस होगा मिट्टी के बनने का, ऊपर से भी डेड बॉडी डिकम्पोज होकर जो मास बनाएगी वो भी सॉइल का पार्ट बन जाएगी। तो सॉइल फॉर्मेशन ऊपर से भी होता है, नीचे से भी होता है। तो लीचिंग का बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, लीचिंग तो केमिकल प्रोसेस है, बट वो प्रेजेंट यहाँ पे भी है। कैटाबोलिज्म पूरा बायोलॉजिकल है। तो सर हम डिकम्पोजिशन के स्टेप्स क्या लिख सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। हाँ, तीन ही स्टेप, स्टेप तो तीन ही है, पहले तो इसीलिए मैंने आपको तीन स्टेप ही तो पढ़ाए। डिकम्पोजिशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। डिकम्पोजिशन इज असिस्टेड बाई, मतलब डिकम्पोजिशन को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं दो प्रोसेस, दैट इज कैटाबोलिज्म और लीचिंग। अगर कैटाबोलिज्म और लीचिंग नहीं हो रही तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, है ना। मान लीजिए ग्लूकोज से ग्लूकोज ही रहा तो कैटाबोलिज्म तो नहीं हुआ ना। लेकिन डिकम्पोजिशन वो भी कंसिडर होगा, जैसे कल आपको कराया था फ्रेगमेंटेशन, कि एक बड़ी सी लीफ में भी सेल्यूलोज है और एक लीफ के 10 टुकड़े करने के बाद भी सेल्यूलोज है, तो क्या कोई कैटाबोलिक प्रोसेस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन डिकम्पोजिशन हुआ, बिल्कुल हुआ, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो डिकम्पोजिशन को हेल्प करने के लिए कैटाबोलिज्म है। डिकम्पोजिशन में कैटाबोलिज्म जरूरी है, ये डिपेंड करता है कि हम क्योंकि पूरा ले रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से बिल्कुल इनऑर्गेनिक तक जा रहे हैं, तो कैटाबोलिज्म आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप केवल फ्रेगमेंटेशन कंसिडर करो तो उसमें कोई कैटाबोलिज्म का रोल नहीं है। अगर आप और एक तो आलू के 10 टुकड़े कर दोगे तब भी तो स्टार्च वही का वही रहेगा ना, स्टार्च में क्या चेंज आया? ओके सर, आलू के ओके। 10 टुकड़े कर दो या पूरा आलू ले लो। और सर क्या कहते हैं, फिर कैटाबॉलिज्म के अंदर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आएगा ओनली। हम्म वहां पे आप ओके। मतलब उन चीजों को केमिस्ट्री के हिसाब से उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर तो छोटा सा है, टेक्स 2 क्लासेस हार्डली, बाकी जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए। बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर का हिस्सा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और हम कैसे पढ़ते हैं। जहां तक बात है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे पढ़ते हैं, इसमें बहुत कम आपको समझना है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर डेटा बेस्ड है। मतलब बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए अलग गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, वो बायोडाइवर्सिटी का डेटा देती हैं, कितने प्लांट हैं, कितने एनिमल हैं, कितने एम्फीबियन हैं, कितने रेप्टाइल हैं। आपको बस वो डेटा याद करना है। वो डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमारा कंसर्न नहीं है। और जब आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे रिड्यूस होती जा रही है, और उसका एक ही रीजन है, दैट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस। हम जबरदस्ती जंगलों में घुस गए, हम पहाड़ों पे चले गए, हमने ग्लेशियर्स को पिघलाना शुरू, मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो बायोडाइवर्सिटी हर एरिया की कम हो रही है। अब कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, उसके रीजन हमारी वजह से ही कम हो रही है। और
उसको कंजर्व कैसे करेंगे। तो सेकंड पोर्शन में आएगा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। पहले पोर्शन में बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने टाइप की होती है, एक ब्रीफ आइडिया कि इंडिया या वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, एक ब्रीफ आइडिया कि हम उससे पढ़ते कैसे हैं, और अगर किसी एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो एक थोड़ा सा अमाउंट और एक ग्राफ की फॉर्म में वो भी समझाया गया है कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो हम आगे एक एक करके चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ये टर्म जो है वो एडवर्ड विल्सन का है। ही इज सोशियोबायोलॉजिस्ट है ना। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप 11th पे जाएंगे जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया, तो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, किसी भी जगह पे बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। उस एरिया की काउंट कर लीजिए। आप एक रैंडम बाहर जाके 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लीजिए नाप के, और उसमें सारे प्लांट और एनिमल काउंट कर लीजिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर ले लीजिए, 1,100 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, जितना भी एक एरिया लेना है स्पेसिफिक, उसमें नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज काउंट करनी है। दैट विल बी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। हालांकि एडवर्ड विल्सन ने जब इसको कैटेगराइज किया, तो उन्होंने स्पीशीज से नीचे भी चीजें कंसिडर की हैं और स्पीशीज से ऊपर भी कंसिडर की हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज से नीचे क्या आएगा, दैट इज द एलील्स, जीन्स, क्योंकि एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स अलग अलग होते हैं। जेनेटिक्स मैंने ही आपको पढ़ाया था। अगर मान लीजिए आपने केवल ह्यूमन को देखा, तो ह्यूमन के अंदर एक इंसान आपने मिला आपको केवल, तो आपको ब्लड ग्रुप एक ही तो मिला। एक ब्लड ग्रुप में केवल दो ही एलील तो आएंगी, तीनों एलील तो नहीं आ सकती एक इंडिविजुअल में। तो एक एलील छूट गई ना। अगर आपने एक एरिया लिया और कहा कि सर इसमें एक ही एनिमल आ रहा है, एक ही होमोसेपियंस आ रहा है इस एरिया में, अब क्या करें। ठीक है, होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, बट क्या होमोसेपियंस की सारी एलील एक इंडिविजुअल में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। जहां जहां मल्टीपल एलील्स का केस है, वहां वहां पे आपको ह्यूमन की पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा, तब आपको उसकी एलील्स मिलेंगी। तो इसका मतलब है जेनेटिक लेवल पे भी डाइवर्सिटी होती है। इंडिविजुअल तो एक ही है, लेकिन क्योंकि अलग अलग एलील्स है पॉपुलेशन में, तो हमें वो भी देखनी होगी, अलग अलग जीन्स होती हैं, हमें वो भी कंसिडर करनी होगी। मेरी बॉडी में मान लीजिए रेसिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो रहा है, किसी और की बॉडी में डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस की भी वेरिएबिलिटी है। तो हमें पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो एक स्पीशीज के नीचे भी डाइवर्सिटी है। और ऐसे ही एक डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लेवल पे भी होती है। नंबर ऑफ स्पीशीज तो काउंट कर ली, बट अगर आप ये कहें कि मैं पूरे बायोम में स्पीशीज काउंट करूंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल टास्क, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क, बिकॉज बायोम तो बहुत बड़ा है। अब आप कहें कि मैं पूरे आर्कटिक एरिया में जितनी स्पीशीज है वो काउंट करूंगा, आर्कटिक एरिया कोई छोटा मोटा एरिया थोड़ा है कि आप सारी स्पीशीज को काउंट करके ले आओगे। तो वहां स्पीशीज को काउंट करके बात नहीं बनेगी, वहां पे मैं और हायर क्राइटेरिया पे जाना होगा जो बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली एक सबसे छोटे लेवल यानी एलील से स्टार्ट करके इकोसिस्टम के लेवल तक पूरी हो सकती है। इसमें से सबसे आसान तरीका यही है, नंबर ऑफ स्पीशीज, बिकॉज वो सबसे इजी मेथड है। आपने नंबर काउंट किया और लिख दिया कि ये बायोडाइवर्सिटी है। बट स्पीशीज से नीचे और स्पीशीज से ऊपर अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हो सकती है ना। इसको हम बोलेंगे, तो दिस इज व्हाट कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी है ना। ये क्या है, सबको मिला दिया गया, तो ये कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि ये सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, टोटलिटी है, सम, सबका सम, टोटलिटी ऑफ एलील्स सबसे नीचे यही आएगा। फिर इनसे बनते हैं जीन्स, जीन का जब पूल आप बनाओगे तो जीन पूल आएगा। फिर आएगा स्पीशीज, और स्पीशीज से अगर आप ऊपर जाएंगे तो हैबिटेट और इकोसिस्टम ऑफ ए गिवन एरिया। तो ये पूरा बायोडाइवर्सिटी या कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। अब इसमें से आप स्पीशीज को सेंटर में रख के ये अलग कर लो, तो ये जीन के लेवल पे हो गई, ये इकोसिस्टम के लेवल पे हो गई, ये स्पीशीज के लेवल पे हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल बन गए। इनको आप टाइप्स बोल सकते हो। ये एडवर्ड विल्सन ने किया हुआ है। वन इज कॉल्ड, हम पहले एलील जीन या जीन पूल पे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक ही बात है, बार बार हम बोल रहे हैं तो हम डाइवर्सिटी बोल दे रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी लिख सकते हो ना। दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी।
ये पहला है। मतलब जो वेरिएशन स्टडी करने हैं आपको, वो एक ही स्पीशीज के अंदर देखना है, बट वेरिएशन ऑफ जीन्स देखना है ना। दिस रिफर्स टू वेरिएशंस। और ये कहाँ लेने? वेरिएशन ऑफ एलीज, जीन्स एंड जीन पूल। जीन का कलेक्शन जीन पूल कहलाता है, पॉपुलेशन में मिलेगा आपको। और जीन्स और एलीज आप जानते ही हैं, तो वो बातें आ जाएंगी। तो इस लेवल पे ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है। सर ब्लर हो अब रही है वो। ब्लर हो रही है, मैं देखता हूँ, एक मिनट इसको एडजस्ट करके कुछ। बस कुछ दिन की और बात है, मैंने बोल दिया है वहाँ ऑफिस वालों को, प्रॉपर सिस्टम लगा देंगे, पेन टैब वाला, डिजिटल वाला। तो वो बात खत्म हो जाएगी ब्लर होने या ना होने की। तो सर उससे यूट्यूब पर होगी क्लास फिर? नहीं, वो ऐसे दोनों तरीके से है, यूट्यूब पे भी हो सकती है, और मतलब मैं पढ़ाऊंगा पेन टैब पे, लेकिन आपको दिखाई अ, वैसे देगा। एक पावर पॉइंट की स्लाइड आएगी जिसपे मैं लिखता जाऊंगा, बट उसमें पीडीएफ नहीं, पीडीएफ बनेगा तो पावर पॉइंट का पीडीएफ बनेगा, ये पेन पेपर वाला पीडीएफ नहीं आ पाएगा उसमें। मेरे को रीज्वाइन करके देखता हूँ। दिख रहा है आपको? यस सर। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल क्या है? हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को अगर एग्जाम्पल में लाएं, तो एनसीईआरटी में दो तीन एग्जाम्पल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन एग्जाम्पल इज देयर इज ए मेडिसिनल प्लांट, रॉवोल्फिया वोमिटोरा। ओ, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, इट्स ए मेडिसिनल प्लांट। कहाँ का है? ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालय के एरिया में ग्रो करता है। अब इसमें खास बात क्या है कि रॉवल्फिया वोमिटोरिया से एक सब्सटेंस मिलता है, इसका एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं रेजरपाइन। रेजरपाइन एक ड्रग है बेसिकली, हाई बीपी के अगेंस्ट में यूज की जाती है। तो रेजरपाइन इस प्लांट में कितना बनेगा? रेजरपाइन की ट्रीट करने की, किसी बीमारी को ठीक करने की पोटेंसी कितनी है, और इसका अमाउंट पर एमएल ऑफ सबस्ट्रेट या पर एमएल ऑफ एक्सट्रैक्ट कितना बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? पोटेंसी मीन्स एबिलिटी टू ट्रीट द डिजीज या डिसऑर्डर, एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब रॉवल्फिया वोमिटोरिया को आप मान लीजिए प्लेन्स पे ग्रो करो, मान लीजिए मुझे रेजरपाइन की जरूरत है, प्लांट बेस्ड ड्रग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों को एलोपैथी से निकल के वापस वो आयुर्वेदिक के मोड में जा रहे हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। अब अगर हम इस रेजरपाइन वाले प्लांट को, रॉवल्फिया वोमिटोरिया प्लांट बेस्ड ड्रग है, इसको अगर हम मान लीजिए प्लेन्स पे ग्रो करें, तो ये ग्रो तो कर जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप दिल्ली में भी ग्रो कर सकते हैं, देहरादून में भी ग्रो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको यहाँ ग्रो करेंगे, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू हिमालयन रीजन जहाँ ये होता है, वहां से ज्यादा टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पे है, तो रेजरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन इस प्लांट में कम हो जाती है। जितना आपको वहां मिलेगा उससे कम यहाँ मिलेगा। और वहां की जो पोटेंसी है, किसी डिसऑर्डर को ठीक करने की जो एबिलिटी है, वो ज्यादा अच्छी है। और जब आप प्लेन में ग्रो करोगे तो उसकी पोटेंसी भी कम हो जाएगी। पोटेंसी का मतलब है दैट इज ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विच हैज द इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर और डिजीज। कि मान लीजिए ये बीपी के अगेंस्ट में 1 मिलीग्राम यूज हो रही है, तो अगर 1 मिलीग्राम वो हिमालयन रीजन का है तो चलेगा। अगर मान लीजिए प्लेन में रेजरपाइन को ग्रो करेंगे, तो वही बीपी
आपको ठीक करने के लिए 1 मिलीग्राम की जगह शायद 1.5 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम की जरूरत पड़ जाएगी, तो उसकी पोटेंसी कम हो गई। और प्लांट में मान लीजिए एक प्लांट के अंदर 10 मिलीग्राम बनता है रेजरपाइन हिमालयन रीजन में, तो पता चला यहाँ पे जब आप ग्रो करोगे तो 10 मिलीग्राम की जगह वो केवल 7 मिलीग्राम रह गया। तो एक तो अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गई, और दूसरा डिजीज को ठीक करने की जो एबिलिटी है, जो पोटेंसी चाहिए, वो भी यहाँ पे जो है वो कम हो गई। तो ये प्लांट एक ही है जबकि जीन्स एक ही है। हो क्या रहा है, जो जीन रेजरपाइन बना रहा होगा इस प्लांट के अंदर, वो क्योंकि टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए वो पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन शो कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब ये प्लांट तो एक ही है ना, ये आप हिमालय में काउंट करोगे तब भी वन स्पीशीज है, प्लेन पे काउंट करोगे तब भी वन स्पीशीज है, लेकिन दोनों में जो सब्सटेंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी तो बदल रही है ना। होता ही यही है, जिस प्लांट को शिमला मिर्च को आप शिमला में से ग्रो करें या शिमला मिर्च को यहाँ ग्रो करें, टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमें काट के सब्जी बनानी है तो शायद मैटर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेडिसिनल प्लांट है तो हमें तो ड्रग चाहिए ना, ड्रग अगर कम मिलेगी हमें तो फायदा क्या है, इससे अच्छा तो हिमालयन रीजन पे ही ग्रो कर लेंगे। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल आएगा। इसी तरीके से दो एग्जाम्पल और दिए हैं। जैसे अगर आप इंडिया में ही बात करें, इन इंडिया यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, मैंगो के बारे में दिया है। मैंगो की हमारे पास जो है वो लगभग 1500 वैरायटी है, मोर देन 1000 है। आप ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 1000 वैरायटीज हैं। अब सब तो मैंगी फेरा इंडिका है, फिर 1000 तरीके के आम क्यों आ रहे हैं? कोई मीठा है, कोई कलर में चेंज है, किसी का साइज चेंज है, किसी का राइपनिंग पीरियड चेंज है, तो किसी का स्टोरेज पीरियड चेंज है, सब अलग है। इवन इंडिया में ही अगर आप राइस की बात करेंगे तो 50,000 से ज्यादा हमारे पास राइस की वैरायटीज हैं। स्ट्रेन लिखा है बुक में, स्ट्रेन लिखा हो या वैरायटी लिखा हो, एक ही बात है। अब अब मान लीजिए कोई कहे कि मैं राइस पे और नई वैरायटी बनाऊंगा, अरे 50,000 तो खाई नहीं जा रही, एक और बना के क्या कर लोगे, है ना? क्योंकि 50,000 तरीके की वैरायटी ये रजिस्टर्ड है, मतलब इन सारी वैरायटी का जीनोम हमारे पास यानी IARI के पास है। इंडियन आपने पढ़ा था IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, वहां पे सबके जीनोम को संभाल के रखा गया है, और ये इंडियन ओरिजिन के सारे हैं। तो इट मीन्स कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग तरीके से जीन का एक्सप्रेशन होता है। जीन का एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। प्लांट में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि प्लांट के अंदर तो बहुत सारे करेक्टर पॉलीजेनिक करेक्टर थे, और पॉलीजेनिक करेक्टर हमेशा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के होते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन बदल दोगे तो चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में पढ़ने हैं, रावल्फिया वॉमिटोरिया, मैंगो एंड राइस इन इंडिया। अब एक दूसरा टाइप की डाइवर्सिटी है, इसको हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो सबसे सिंपल पैरामीटर था, जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज, है ना। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज, कितनी नंबर में स्पीशीज हैं किसी भी एरिया के अंदर, है ना। नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन ए स्पेसिफिक एरिया, जो भी आप एरिया लेंगे, ये किसी भी एरिया में आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करनी है और कुछ नहीं करना, है ना। तो वो कहलाएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल क्या दे दिया, इंडिया के मैप को अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो जहाँ पे गुजरात आता है, महाराष्ट्र, दैट इज अ वेस्ट साइड, और जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब आते हैं, तो ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं। दोनों तरफ पानी है, आपको पता है। अगर आप गुजरात महाराष्ट्र की तरफ देखोगे तो वहां पे अरेबियन सी है, और अगर आप वेस्ट बंगाल की साइड में देखोगे तो वहां पे बे ऑफ बंगाल है। दोनों ही कोस्टल एरिया है। अगर आप लाइन से देखोगे तो दोनों ही इक्वेटोरियल लाइन पे आएंगे, अगर इंडिया को ग्लोब पे देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो एक तरफ हमारे पास वेस्टर्न घाट है जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र है, एक तरफ हमारे पास ईस्टर्न घाट है जहाँ पे वेस्ट बंगाल और नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारा बेल्ट आएगा, बांग्लादेश की तरफ वाला हिस्सा जो है। दोनों एक ही बेल्ट पे हैं, दोनों ट्रॉपिकल हैं। तो है तो ट्रॉपिकल बेल्ट, एक तरफ ईस्ट पे घाट है और एक तरफ वेस्ट पे घाट है। अब अगर हम दोनों घाट्स पे एम्फीबियंस को देखें तो एम्फीबियंस वेस्टर्न घाट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। अब ये क्यों हो गया? जब दोनों जगह ट्रॉपिकल बेल्ट ही है, दोनों जगह कोस्टल एरियाज हैं, दोनों जगह मैरीन वाटर आएगा, एक तरफ आएगा अरेबियन सी, दूसरी तरफ आएगा बे ऑफ बंगाल,
तो भी एम्फीबियन वेस्टर्न घाट के अंदर ज्यादा क्यों है? और ज्यादा तो है, आगे एक वर्ड और आएगा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में और कहीं है ही नहीं, वो केवल वेस्टर्न घाट में ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी बदल रही है, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही है, एरिया एक ही है, कोस्टल एरिया, दोनों तरफ मैरीन इकोसिस्टम आएगा, दोनों तरफ वाटर की पीएच भी एक जैसी है, फिर भी वेस्टर्न घाट के अंदर नंबर ऑफ एम्फीबियंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी का कहलाएगा, कि डाइवर्सिटी यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है उसके रीजन अलग होंगे, अभी हमें ये डेटा बेस्ड पढ़ना है, जो हमें मिला वो हम पढ़ रहे हैं। वो क्यों हुआ उसके रीजन पे नहीं जाना है, क्योंकि अर्थ में कौन कहाँ पे बना और क्यों रहता है, उस सब के लिए तो आपको अर्थ का पूरा एवोल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, एम्फीबियंस में क्या रीजन रहा कि वेस्टर्न घाट में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। यहाँ एग्जाम्पल क्या आएगा? वेस्टर्न घाट आर मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। किस रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज, एम्फीबिया, नंबर ऑफ एम्फीबियंस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का केस आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सेकंड टाइप की डाइवर्सिटी हो गई, है ना। केवल स्पीशीज बदल रही है, यहाँ पे मान लो 1000 है तो यहाँ पे केवल मान लो 100, मान लो 200, मान लो, तो डेटा है केवल एक, ये कंपैरिजन के बेस में दिया गया है। तीसरे लेवल की डाइवर्सिटी क्या है? एग्जाम्पल नहीं पता चल पाया आज, तो इसका रीजन ही पता चल पाया था क्यों है। सब कुछ पता है हमें, आपको नहीं पढ़ना। हम मतलब जोलॉजिस्ट नहीं है कि हम इस बात पे जाएं कि एवोल्यूशन के हिसाब से वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस क्यों आ गए और ईस्टर्न घाट में क्यों नहीं आ पाए। सर थोड़ा एम्फीबियन है ऊपर। का कोई प्रेडेटर भी होगा जो यहाँ पे ज्यादा वर्क करता है, प्रेडेटर का काम ही होता है कि वो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। यहाँ शायद वो चीज नहीं होगी इसलिए नंबर ऑफ एम्फीबियन ज्यादा हो गए, वहां होगा शायद इसलिए कम हो गए, बहुत सारी थ्योरीज है, हमें उन सब पे जाना नहीं है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ी देर तक। ये हो गया सर। हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, लाइक इकोलॉजिकल या कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है? ये एडवर्ड विल्सन ने ही लेवल बनाए हुए हैं कि हम डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी को अलग अलग लेवल पे पढ़ सकते हैं। सो थर्ड इज कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब कम्युनिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप पढ़ेंगे तो ये क्या आएगा? दिस इज डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी का मतलब इकोसिस्टम के लेवल पे देखना है आपको। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया में ही देखो तो आपको इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम नजर आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं कि आप जब इसको मैप में देखोगे तो एक एक तरफ इंडिया है कंट्री वाइज, है ना, और एक तरफ आप मान लीजिए कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है लाइक नॉर्वे, नॉर्वे भी एक कंट्री है। ये आप इसको सब ग्लोब पे आपको स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज हम सब ग्लोबल डाइवर्सिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। स्कैंडिनेवियन कंट्री ज्योग्राफी का टर्म है, आप इससे पहले पूछें तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, आपको याद करना है, बाकी ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है कि मेडिटेरियन सी क्या होता है, स्केवेंडियन कंट्री क्या होता है, तो ये सब ज्योग्राफी के टर्म है, आप चाहें तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। अब दोनों में हमें कंपेयर करना है, ये दोनों कंट्री अगर आप देखोगे तो सेम एल्टीट्यूड सेम लैटिट्यूड सेम लाइंस पे आते हैं, ग्लोब को घुमाओगे तो इंडिया और नॉर्वे एक ही जैसे आ रहे हैं। फिर भी अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो इंडिया के अंदर जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा है। लाइक इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में आपको पता ही है कि इंडिया में डेजर्ट भी है, इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी है ना, इंडिया के अंदर मैनग्रूव्स भी हैं, है ना, यहाँ पे कोरल रीफ्स भी हैं। चलना है अंडमान वो। निकोबार जाइए तो
कोरल रीफ भी आपको मिल जाएंगी, कोरल्स आपने जू में पढ़ा होगा। वेटलैंड्स भी हैं, केरला में जाइए तो बहुत सारी वेटलैंड्स हैं। एस्चुरीज भी हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर मेरीन वाटर से, या जहाँ पे रिवर किसी ओशन में मिलती है वो। एल्पाइन मीडोज भी हैं, आप हिली एरियाज पे चले जाइए लद्दाख साइड में तो आपको एल्पाइन मीडोज मिल जाएंगी। दीज आर डिफरेंट इकोसिस्टम्स, है ना, ये सब अलग अलग लेवल है। तो इंडिया के अंदर अगर हम कहें तो डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है। दिस इज ग्रेटर डाइवर्सिटी, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कंपेयर किया गया था एज कंपेयर टू नॉर्वे, दैट इज अ स्कैवेंडियन कंट्री। एक ही बेल्ट पे अगर मान लो है, आप ऐसे मान लीजिए कि ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको याद ही करना है, बट आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए इंडिया के बराबर कोई और कंट्री, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर आप ग्लोब को घुमाएंगे तो जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो आप आगे जाएंगे तो आपको और ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्री मिल जाएंगे, है ना। अब आपको ट्रॉपिकल कंट्री को ही देखना है, मान लो आप ट्रॉपिकल कंट्री में फॉर एग्जांपल कंपेयर कर लो, कौन सा कंट्री ले सकते हो आप जो मैप को घुमाओगे तो आपको दिख भी जाए, बता सकते हो कौन सा कंट्री आ सकता है इंडिया के दाएं बाएं? सर एक तरफ पे पाकिस्तान आ जाएगा और उस तरफ उससे नहीं कंपेयर करना है, पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट है। आप ये मान के चलो कि डाइवर्सिटी के हिसाब से, मतलब जिस टाइम पे ओरिजिन या इवोल्यूशन हुआ होगा उस टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो आप लगभग एक ही मानो। ये तब जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये आप ग्लोब में लेफ्ट में घुमाइए तो आपको यूरोपियन मिल जाएगा, और उससे और ऊपर जाओगे तो आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा। साउथ अमेरिका मिल जाएगा, ब्राजील मिल जाएगा। साउथ अमेरिका ब्राजील भी ट्रॉपिकल कंट्री है, और इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल बेल्ट का मतलब है जो 0 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे प्रेजेंट होती है। ये सब आप ग्लोब बनाओगे तो मैंने आपको भी ग्लोब से देख के ही बताया। आगे भी एनसीईआरटी में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया है, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका को अगर आप कंपेयर करो इंडिया से, क्योंकि दोनों ही ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया से ज्यादा डाइवर्सिटी आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि इंडिया से ज्यादा आपको कहाँ मिल रही है, नॉर्वे के कंपैरिजन में मिल रही है, जबकि दोनों का लैटिट्यूड अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग एक ही जैसा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ग्लोब अगर घुमा दो कि जी हम तो सारा केवल ट्रॉपिकल बेल्ट ही देख रहे हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट तो ठीक है, बट उसके बाद भी उसके अंदर इकोसिस्टम कैसे बने होंगे इवोल्यूशन के टाइम पे। तो इंडिया में तो देखो सारी चीजें हैं, एक तरफ डेजर्ट भी है तो रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रूव प्लांट भी है तो कोरल रीफ भी है, वेटलैंड भी है तो एल्पाइन मीडोज भी है, जहाँ फ्रेश वाटर मेरीन से मिलता है वहाँ एस्चुरी भी है। इतने सारे इकोसिस्टम नॉर्वे में थोड़ा है, जबकि दोनों सेम बेल्ट पे हैं। दोनों अगर आप ग्लोब पे देखोगे, अर्थ पे देखोगे, तो दोनों एक ही इक्वेटोरियल लाइन को, एक ही लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स को शेयर करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम की ये कम्युनिटी अलग अलग है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो नेचर ने किस टाइम पे क्या सपोर्ट किया वो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है ना। सो दिस इज इकोलॉजिकल या कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहलाती है ना। तो एडवर्ड विल्सन के हिसाब से डाइवर्सिटी 3 टाइप की है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो सबसे कॉमन पैरामीटर है, आगे अब आप जितना भी आप पढ़ोगे आपको सिर्फ स्पीशीज डाइवर्सिटी ही पढ़ाया जाएगा, बिकॉज वो सबसे सिंपल तरीका है डाइवर्सिटी को समझने का। हालांकि ये भी बता दिया गया आपको कि स्पीशीज से नीचे जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज से ऊपर कम्युनिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब आता है एक टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेशन। आपके पूरे चैप्टर में ये सब बिखरा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक ही जगह लिख दूंगा, जितना भी डेटा है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि ये चीजें मुझे याद करनी है, वैल्यूज है, फिगर है, आपको सीधे सीधे उन चीजों को याद रखना है ना। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है ये बायोडाइवर्सिटी का ये एस्टिमेशन है। एनसीईआरटी में अभी भी एटलीस्ट ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है, और ये 2002 का डेटा है, बट एनसीईआरटी में अभी भी यही चल रहा है। जब एनसीईआरटी अपडेट होगी तब ये हर 10 साल पे बायोडाइवर्सिटी का डेटा अपडेट होता है। 2012 में आना चाहिए था, लेकिन 2012 का आ तो गया, गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर अभी भी आपको 2002 के ही एस्टिमेट फॉलो करने। अब अगर आप, अब रॉबर्ट में एक इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सारा बायोडाइवर्सिटी का एक एस्टिमेशन किया हुआ है, तो उन्हीं के डेटा को
आप बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या क्या डेटा इन्होंने दे रखा है। जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, मतलब पूरे अर्थ की, अभी हमें पता तो नहीं है, जो एस्टिमेटेड है, जो सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक फिगर प्रिडिक्ट किया गया कि हाँ अर्थ पे इतने नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी, है या नहीं है अभी हम श्योर नहीं है, बट एस्टिमेटेड है ये, है ना। सो दिस इज एस्टिमेटेड ग्लोबल, मतलब पूरे अर्थ की स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये कितनी है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन है। लगभग 7 मिलियन स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती होंगी, ऐसा रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन कहता है 2002 के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें से जितनी हमें पता है, पता होने का मतलब होता है हैविंग ए वैलिड क्लासिफिकेशन, जिनके बारे में हमें ये पता है कि वो प्लांट, एनिमल, फंगी और इनमें कहाँ है, और प्लांट है तो कौन सा प्लांट है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, एनजीओ है तो कौन सा एनजीओ, डाइकॉट, मोनोकॉट, फिर किस फैमिली, जिसका पूरा वैलिड क्लासिफिकेशन होता है उसको बोला जाता है नोन स्पीशीज। नोन का मतलब जानना, और जानने का मतलब है प्लांट में या टेक्सोनॉमी में जिसका पूरा क्लासिफिकेशन हमें पता हो, किंगडम से लेके लास्ट तक, मतलब स्पीशीज तक का। तो जो नोन है, दिस इज कॉल्ड नोन डाइवर्सिटी। स्पीशीज बार बार आएगा, आप, मैं नहीं लिखूं तो आपको मानना यही है कि सर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी ही पढ़नी है। आप ये जो नॉन डाइवर्सिटी है ये 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इसका मतलब अगर आप 1.8 को इस 7 में से निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 22% आएगा ऑफ एस्टिमेटेड डाइवर्सिटी। मतलब हम केवल 22% जानते हैं, अभी 78% ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है कि वो प्लांट है, एनिमल है, या फंगी है, या क्या है। और प्लांट और एनिमल है तो कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल है, वी डोंट नो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, रिकॉर्ड का मतलब जिसका क्लासिफिकेशन होगा, दैट फिगर इज ओनली द 1.5 टू 1.7 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन। इससे ज्यादा नहीं होगा ऑप्शन में, अगर इसे कम दे रखा है तो वो मान लीजिएगा, क्योंकि ये सब रफ डेटा है, सब जगह एस्टिमेटेड आएगा। वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इतना है या नहीं है। स्लाइटली मोर देन 1.5 ऐसा भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि लगभग 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा। तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि लगभग इतना है जो हम जानते हैं। अब ये भी देखा गया कि अगर हम अर्थ को अलग अलग तरीके से डिवाइड करें लैटिट्यूड में, तो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, आर्कटिक हो गया, पोल हो गया। 0 डिग्री से लेके आप अगर ऊपर जाओगे, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो ये लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, पोल। तो अगर आप इनमें से देखो, पोल पे तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सबको पता है कि पोल पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, आर्कटिक में भी बहुत रेयर है। हम कंपेयर करें मान लो ट्रॉपिकल को टेम्परेट से, ट्रॉपिकल जैसे इंडिया और टेम्परेट जैसे आप ग्रीनलैंड से नीचे मान लीजिए, रशिया मान लीजिए, लाइक दिस, है ना। तो अगर आप ट्रॉपिकल को टेम्परेट से कंपेयर करोगे तो होता क्या है कि ट्रॉपिकल के अंदर तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अभी इन्वेंट्रीज, मतलब जो यहाँ कैलकुलेशंस की गई हैं वो पूरी नहीं हुई है। टेम्परेट एरिया में कितने प्लांट, एनिमल और फंगी हैं वो सब कुछ पूरा कर लिया गया। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको मैंने 50 क्वेश्चन दे दिए और 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट बना दिए, अब आपसे कहा जाए कि मुझे सॉल्व करके बताओ, तो आप मुझे कैसे बताओगे, आप क्या करोगे, जो 10 क्वेश्चन सबसे इजी है वो सबसे पहले सॉल्व कर लोगे, फिर 20 कर लिए, 30 कर लिए। तो कहने को तो आप कह दोगे सर मैंने 60% पेपर सॉल्व कर लिया, बट आपने किया वो जिसको सॉल्व करने में टाइम शायद आपका केवल 10% लगा, जो इजी क्वेश्चन थे वो पहले कर लिया। यहाँ तो नंबर इंपॉर्टेंट हो गया ना, हम सब नंबर के हिसाब से तो पढ़ रहे हैं। अब ये तो ना देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल में काउंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और टेम्परेट में तो एक प्लांट यहाँ पे है तो एक प्लांट यहाँ पे है, बड़ी आसानी से आप काउंट कर लोगे। ट्रॉपिकल में तो एक प्लांट के नीचे ही 4 प्लांट दबे हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि इसके नीचे क्या क्या है ना। ट्रॉपिकल में जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट पढ़ोगे, दे आर सो डेंस कि दिन में 12 बजे भी अंधेरा रहता है। वहां पे कौन से प्लांट, कौन से एनिमल है, कोई आज तक जानता ही नहीं है उस फॉरेस्ट के अंदर है क्या। केवल जो अमेजन नदी के किनारे जो प्लांट एनिमल है हम वही जानते हैं। जैसे आप एनाकोंडा, जो एक्चुअल पहली मूवी थी, उसकी स्लाइड देखोगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए लिखी गई है कि एनाकोंडा अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं।
अब अमेजन रेन फॉरेस्ट में अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, केवल 1% जानते हैं हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में, 99% तो अननोन है। कौन सा इंसेक्ट है नहीं पता, कौन सी फंगी, कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल, कुछ नहीं पता। कौन जाएगा? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, दे आर सो डेंस कि वहां से अगर आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाए तो इमरजेंसी में इवैक्यूएशन भी नहीं हो सकता, आप जाके खुद ही खो जाओगे वहां, है ना। तो ऐसी किसी जगह पे, या आप ओशियन में बहुत नीचे चले जाइए, मेरीन इकोसिस्टम में प्रेशर इतना ज्यादा है कि बॉडी रजिस्ट ही नहीं कर सकती, तो आप डीप ओशियन के अंदर कौन से एनिमल है, कौन से प्लांट है, कुछ भी प्लांट तो खैर होंगे ही नहीं, कौन से एनिमल है, कौन से डिकम्पोजर है, किसी को पता ही नहीं है कि उसके नीचे चल क्या रहा है, क्योंकि वहां जाना और वहां ढूंढना अभी तक हमारी साइंस या हमारी रिसर्च से बाहर की बात है। तो ऐसी भी जगह है जहां पे इन्वेंट्रीज पूरी नहीं हो पाई, जितनी हो गई उतनी दे दी गई, भैया हमने इतना काम कर लिया, इतना बता दिया, अभी ये चल रहा है, धीरे धीरे पूरा होता रहेगा। और कुछ एरिया में जहाँ पे नंबर कम है वहां पे वो काम पूरा हो गया। तो ट्रॉपिकल को जब आप टेम्परेट से कंपेयर करोगे तो ये लाइन आएगी बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, है ना, फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप। टैक्सोनॉमिक ग्रुप का मतलब प्लांट एनिमल फंगी, और प्लांट एनिमल फंगी के इंटरनल क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़े हैं। सो फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जो स्पीशीज है दे आर कंप्लीट सर वीडियो ब्लर आ रही है। इन टेम्परेट देखता हूं बेटा अभी, क्लियर है सर? क्लियर सर। एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल एरिया से अगर हम टेम्परेट एरिया को कंपेयर करें तो स्पीशीज की जो कैलकुलेशन है वो टेम्परेट एरिया के अंदर फिर भी कंप्लीट है, ट्रॉपिकल के अंदर अभी कोई चीज कंप्लीट नहीं हो पाई हमारी। जितना पता चल गया उतना बता दिया गया, बाकी इट्स स्टिल गोइंग ऑन। डे बाय डे जो ये फिगर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और यहाँ से जो फिगर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये अभी चल ही रहा है, हम ज्यादा कुछ इसके बारे में जानते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और क्या हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर आप इस 1.5 या 1.8 मिलियन के फिगर को अलग अलग करें तो मोर देन 70% जो स्पीशीज हैं एनिमल्स की, उनमें इंसेक्ट्स आते हैं। ऐसे फंगी में अगर आप निकालोगे तो लगभग 22% आ जाएंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गई कि मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, मतलब ये टोटल नंबर अगर हम लेते हैं, टोटल जो रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं इसमें से मोर देन 70% तो एनिमल्स हैं, और लगभग 22% प्लांट्स हैं। दो ग्रुप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो, और फिलहाल प्लांट्स में फंगी को इंक्लूड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पे फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट। अब आप ये मत कहिएगा कि फंगी एक अलग किंगडम है, प्लांट एक अलग किंगडम है। जब आप टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फंगी और प्लांट को अलग अलग रखेंगे। अगर आप बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट, जैसे लीनियस के क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी प्लांट के अंदर थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इस 22% में फंगी इंक्लूडेड है। इस 70% से ज्यादा जो है वो एनिमल्स है। एनिमल्स में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? एनिमल्स में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो इंसेक्ट है, मतलब इस 70% एनिमल का भी 70% केवल इंसेक्ट है। और जबकि इंसेक्ट्स क्या है, दिस इज द क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब पूरे एनिमल में से केवल 70% तो इंसेक्ट है, बाकी के 30% में फाइलम आर्थ्रोपोडा की 3 और क्लासेस हैं वो भी, और बाकी सारे फाइलम इंक्लूडिंग द फाइलम कॉर्डेटा। हमें लगता है कॉर्डेटा बड़ा है, बट एक्चुअली बड़ा क्या है, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? क्लास इंसेक्टा, जिसके मेंबर को आप इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो पूरे टोटल एनिमल स्पीशीज का 70% से ज्यादा तो केवल इंसेक्ट्स ऑक्युपाई करके रखे, और बाकी सारे में 30% में सब आ जाएगा, फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा एक्सक्लूडिंग इंसेक्ट, है ना। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट डाइवर्स ग्रुप पूछा जाता है तो आंसर आता है एनिमल्स में इंसेक्ट। ऐसे ही अगर आप प्लांट में या इंक्लूडिंग फंगी इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आएगा वो नियरली 47% फंगी है, और लगभग इतने ही 47% एंजियोस्पर्म्स हैं।
मतलब लगभग अगर आप देखो तो उसके हिसाब से मान लीजिए 95% अप्रोक्सीमेट हो गया, जिसमें फंगी और एंजियोस्पर्म है। बाकी बचे 5% जिसमें ब्रायोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, एल्गी आएगा। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, लाइकेन, ये सब बचा रह गया। फंगी और एंजियोस्पर्म दो सबसे बड़े ग्रुप हैं। इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो पहले फंगी आएगा, बाद में एंजियोस्पर्म आएगा। फंगी 47 प्लस है और एंजियोस्पर्म नियरली 47 है ना? तो ये एक पाई चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है, तो वो पाई चार्ट आपको बुक से देखना है, मैं नहीं बना रहा। सर्किल बने हुए हैं एनसीईआरटी में, उन सर्किल से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सर्किल किस ग्रुप का है। एक कॉर्डेट, एक वर्टिब्रेट का बना हुआ है, एक इनवर्टिब्रेट का बना हुआ है, और एक प्लांट इंक्लूडिंग फंगी बना हुआ है। तीन पाई चार्ट, तीन सर्किल बने हैं जिनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स को दिखाया गया है। उनसे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, उन पाई चार्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया गया कि ये वाला एरिया किस प्लांट या एनिमल ग्रुप का है। तो आपको वो पहचानना आना चाहिए, तो वो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। आगे मूव करते हैं, हटा दो शीट ये। सर अगर आप लाइकेन का अलग बनाया गया है फंजाई से, तो फिर किसका? लाइकेन का। हाँ, तो लाइकेन तो एल्गी फंगी का एसोसिएशन है, लाइकेन को अलग रखा गया। ठीक है, आपको जब आप एनसीईआरटी बैठ के देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, उसमें फंगी अलग है, एंजियोस्पर्म अलग है, और ब्रायोफाइट में मॉस कंसिडर किया गया है। फर्न और एलाइज यानी टेरिडोफाइट्स हो गए, एल्गी अलग हो गए, लाइकेन अलग हो गए। इस तरीके से दिया होगा। और फर्न और एलाइज में जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड है। ऐसे इनवर्टिब्रेट का अलग बना है, इंसेक्टा का अलग बना होगा, बाकी मोलस्क और क्रस्टेशियंस। जो वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनको सबको इक्वल समझ ले हम एक तरीके से। इक्वल नहीं है, वो आप सरफेस एरिया निकालोगे तो कम ज्यादा निकल आएगा। आपसे वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी, वो जितना ब्लॉक दे रखा है, किस जगह पे क्या लिखा है, वो दिमाग में बैठा लीजिए। ये सब कोई बहुत प्रॉपर फिगर नहीं है कि कितने हैं। जहां पे फिगर मैं लिखूंगा वहां पे फिगर याद रखना है, डिजिट्स में जो लिखा जाएगा डिजिट्स याद रखनी है। और जहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है वो एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरीके से। उससे ऑलरेडी नीट में भी क्वेश्चन आया है कि ये वाला एरिया किस चीज का है। अगर आप फंगी को मान लीजिए और चीजों से कंपेयर करें तो जितनी फंगी है, जैसे हमने लिखा कि 47% से ज्यादा लगभग फंगी है, तो ये कंबाइंड टेट्रापोड से ज्यादा आ जाती हैं। टेट्रापोड कौन से होते हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये चारों टेट्रापोडा के मेंबर हैं। पाइसेस यानी फिशेस टेट्रापोड्स में नहीं आती। तो अगर आप कंबाइंड की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंगी स्पीशीज, नंबर ऑफ फंगल स्पीशीज, तो ये नंबर ज्यादा है कंबाइंड टोटल ऑफ टेट्रापोड। मतलब सर एम्फीबियन से स्टार्ट होगा हाँ, टेट्रापोड। तो टेट्रापोडा तो आपने पढ़ा ही होगा। टेट्रापोड्स मतलब चार पैर। चार पैर किसमें होते हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। फोर लिम, हाइंड लिम। एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा आपने टेट्रापोडा? ठीक है। रॉबर्ट मे ने प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है, तो इसमें मोनेरा किंगडम इंक्लूड नहीं करना है आपको। फाइनल है ना? नो एस्टिमेशन फॉर प्रोकैरियोट्स, है ना? तो प्रोकैरियोट हटा दीजिए, खत्म हो गया है। अब कुछ डेटा सिर्फ इंडिया के लिए दिया हुआ है। ये तो पूरे अर्थ के हिसाब से हो गया, ग्लोबल डाइवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन को केवल इंडिया पे अप्लाई करें तो इंडिया में खास बात क्या है? इंडिया में जो डेटा दिया है वो याद रखना है, 2.4% है ऑफ टोटल लैंड एरिया। मतलब अर्थ पे जितना भी टेरेस्ट्रियल एरिया है उसका 2.4% इंडिया में टेरेस्ट्रियल एरिया आता है। एक ये चीज है। दूसरी चीज क्या है? इस 2.4 में जो टोटल डाइवर्सिटी है वो 8.1% है ऑफ टोटल डाइवर्सिटी ग्लोबल, है ना? वो बार बार आएगा, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। एरिया तो हमारे पास है 2.4% टोटल, लेकिन डाइवर्सिटी जो है वो 8.1% है। इसका मतलब हम डाइवर्सिटी रिच जोन में आते हैं, है ना? पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स बनाए गए हैं, ऐसी जगह, ऐसे एरिया
जहाँ पे डाइवर्सिटी एक लिमिट से ज्यादा है। रॉबर्ट मे ने पूरे वर्ल्ड में 12 ऐसे कंट्रीज बना रखे हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। सो दिस इज वन ऑफ द टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम बहुत सेफ पोजीशन पे हैं। वी आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ट्रॉपिकल बेल्ट में है, ट्रॉपिकल बेल्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती ही। इंडिया के लिए और क्या क्या चीजें आएंगी? इंडिया में लगभग 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं। ये सब आपको याद रखना है, सारा एनसीईआरटी में गिवन है ना? लगभग 90,000, 45,000 का दुगना एनिमल स्पीशीज है। जो इंडिया से रिकॉर्ड हुई, मतलब जिसकी डिस्कवरी या जिसका आप कह सकते हैं रिकॉर्ड जो है वो इंडिया से हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। सर मतलब पाई से और भी आ जाती होंगी है? क्या चीज? आपने कहा जो इंडिया से ओनली रिकॉर्ड हुई है। हाँ, मतलब जिनको पहली बार मान लो किसी ने प्लांट को देखा, तो पहला प्लांट इंडिया से रिकॉर्ड हुआ। तो मतलब डाइवर्सिटी तो इससे और ज्यादा होगी ना फिर तो। हाँ, और क्या, ये तो पहली बात है। ये तो डिस्कवरी की बात हो गई कि पहली बार इंडिया में इस प्लांट को देखा गया। अब इंडिया के अलावा क्या किसी और कंट्री में है तो भी ठीक, और नहीं है तो स्टेटस दे दिया जाएगा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, जो केवल एक ही एरिया में होता है और पूरी दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर वहां से गायब हुआ तो पूरी दुनिया से गायब हो गया, सीधी सी बात है ना? और डेटा आगे कैरी ऑन करेंगे। अगर हम मे के एस्टिमेशन को अप्लाई करें तो इंडिया में अभी और कितना डिस्कवर होना बाकी है उसके बारे में दे रखा है। लगभग मोर देन 1 लाख प्लांट्स हैं, मोर देन 3 लाख एनिमल्स हैं, विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। इन्हें डिस्कवर होना बाकी है कि ये कौन से प्लांट और कौन से एनिमल हैं, है ना? डिस्कवरी होगी तो फिर डिस्क्रिप्शन भी आएगा, लाइक क्लासिफिकेशन भी इनका दिया जाएगा, तो ये अभी होना बाकी है ना? हर साल हम लगभग 15,000 स्पीशीज को डिस्कवर कर लेते हैं, 15,000 स्पीशीज न्यूली डिस्कवर्ड पर ईयर, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये है कि लगभग 20,000 स्पीशीज आंट्स की हैं। केवल आंट, आंट इज ए टाइप ऑफ इंसेक्ट, है ना? तो केवल आंट्स की 20,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं। 3 लाख स्पीशीज तो केवल बीटल्स की हैं, जैसे फ्लोर बीटल होता है, आटे वाला घुन जो होता है, ऐसे 3 लाख स्पीशीज उसकी और भी आएंगी है। 28,000 स्पीशीज केवल फिशेस की हैं, और लगभग 20,000 स्पीशीज ऑर्किड्स की हैं। ये अभी डिस्कवर होना सारा बाकी है। तो मतलब इतना सब कुछ हमने इससे पता कर लिया कि ऐसा है, एस्टिमेशन है केवल, ये रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन जो इंडिया पे अप्लाई किए गए उस चीज के लिए ये आएगा, है ना? बाकी धीरे धीरे हम कर रहे हैं कोशिश। अभी वो डेटा एनसीईआरटी में जितना दे रखा है हम उतना याद कर रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो 1.7 टू 1.8 मिलियन से कहीं आगे हो गया। 18 साल हो गए, 2002 में डेटा आया था, 2020 चल रहा है। 18 सालों में तो मल्टीप्लाई करके आप खुद ही देख लो, 15,000 स्पीशीज और उससे ज्यादा नई नई चीजें पता चल गई होगी। ये एस्टिमेशन है, एक अंदाजा लगाया गया। कैलकुलेशन का भी एक लॉजिक है, लेकिन एक अंदाजा लगाया गया, इतना मिल जाएगा वो तो नहीं कह सकते, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इतना तो लगभग हो गई होगा। तो उस हिसाब से ये अभी होना बाकी है। इंडिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी की कैलकुलेशन करता है, दैट इंस्टीट्यूट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। दिस इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में हेड ऑफिस है इसका। बहुत ही रिनोड इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कवरी करता है, या जो डेटा है वो WII के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहलाता है। इसने पूरे इंडिया को, हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया को 10
बायो जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर दिया गया है ना, डिवाइडेड इंडिया इनटू 10 बायो जियोग्राफिकल। सर ये आपने आर्ट से लेकर ऑर्किड्स तक ये येट टू बी डिस्कवर्ड लिख लेना इसके आगे। हाँ, ये होना बाकी है, ऐसा माना गया है कि इतनी और होंगी, आप लिख लीजिए। ठीक है, सो 10 बायो जियोग्राफिकल एरियाज इंडिया में डिसाइड कर दिए गए कि यहाँ यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। का, का फोन ऑन हो गया। अब ये कौन कौन से एरिया है और इसमें कितनी कितनी डाइवर्सिटी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आएगा, अब हम WII के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एक नीचे का जो साउथ का एरिया है डेक्कन पेनिसुला कहलाता है ना, डेक्कन जो तमिलनाडु और नीचे कर्नाटका का जो बॉर्डर आएगा वो वाला, वहां पे डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है, मोस्ट एक्सटेंसिव। 10 में से केवल 42% डाइवर्सिटी केवल एक एरिया में है, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिसुला, है ना। वो ट्रेन भी चलती है ना, डेक्कन ओडिसी, आप अगर जानते हैं तो, पेनिनसुला, ये 42% कैरी करती है, मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज। इंडिया में 42% डाइवर्सिटी केवल इसी से हिस्से में है। अगर इंडिया की 100 मान लो तो टोटल 42% आपको यहाँ मिलेगी। 10 में से पहले नंबर पे ये आता है ना? फिर ऐसे दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है जम्मू कश्मीर से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लास्ट में आएगा नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो है हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी का बॉर्डर आएगा, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी। ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो एरिया है वो पूरा एक है। इसमें 5.2% है। और जो वेस्टर्न घाट है उसमें 4% है। मतलब जो सीरीज में आपको याद रखना है वो ये है कि डेक्कन पेनिसुला में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, दैट इज 42%, नॉर्थ ईस्ट में 5.2% है और वेस्टर्न घाट में 4% है। तो ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन कहलाते हैं, है ना, ये एरिया बेस पे दिया गया है ना, कि वो एरिया जिसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो 42% जियोग्राफिकल एरिया जो है वो डेक्कन पेनिसुला का है, 5.2% जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है, 4% जियोग्राफिकल एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट का है। टर्न कर दो शीट। नो सर, थोड़ा रुक जाइए। सर ये तो ओनली आपने ये 5.2 लिखा है ना सर नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, 5.2 है। तो सर अभी तो 50% और है ना। तो अभी सारे 10 है, 10 बायो जियोग्राफिकल एरिया है, हमें सारे नहीं पढ़ने, जितना दे रखा है उतने पढ़ने हैं आपको, पूरा थोड़ा पढ़ना है। पूरा पढ़ना हो तो आप WII से MSc कर लीजिए, वो आपको पढ़ा देंगे सारा कुछ। रटते रहेंगे सर। ये तो डिपेंड करता है ना, किसी को इंटरेस्ट इसी चीज में, कोई जोलॉजिस्ट है, कोई एंटोमोलॉजिस्ट है, उसे हर जगह। मतलब ठीक है कि हम नीट को या JEE को जो है वो प्रमोट करते हैं, वी आर पार्ट ऑफ कैल्विन और बीइंग ए टीचर मेरा राइट बनता है। बट जब मैं क्लास में होता हूँ ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्योरिटी किस चीज की है। डॉक्टर बनने के बाद आजकल कोई अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो पैसे भी तो लगाएगा ना। आप मान लो दिल्ली में रह रहे हो और आप सोचो कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलना है, तो हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसे खुल जाएगा? एक छोटा सा क्लिनिक भी अगर खोलोगे तब भी आपको जो है वो लाखों रुपया चाहिए। जो के फादर मदर, फादर ब्रदर सिस्टर, फैमिली में जो कोई डॉक्टर हैं, उन्हें तो एक गद्दी संभालनी है बेसिकली, असिस्ट करने वाली बात है। जिनको फ्रेश कैरियर स्टार्ट करना है वो इसी मोड में। अब आप डॉक्टर बनने के बाद भी मान लो आपने जॉब करना शुरू किया, भाई क्लिनिक तो खोल नहीं सकते, जॉब करते हैं, तो आपको क्या लगता है एक जूनियर रेजिडेंट जो एक MSc MBBS पास आउट डॉक्टर होगा, एक जूनियर रेजिडेंट की कितनी सैलरी होती है? आपको क्या लगता है लाखों रुपए मिल जाएंगे आपको MBBS डिग्री के? ग्रेजुएशन ही तो है, आपने कौन सा तीर मार लिया? जैसे BSc एक ग्रेजुएशन है, BCom ग्रेजुएशन है, वैसे MBBS भी ग्रेजुएशन है। बस होता क्या है,
हमें लगता है कि यार 6.5 साल के बाद हमें एक डिग्री मिली और हमें पैसे तो मिल रहे हैं 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, चाहते हैं हम 5 लाख रुपए, कहाँ से मिल जाएंगे? 5 लाख तो एम्स के डॉक्टर को नहीं मिलते जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के बैठे हुए। तो कहते हैं ना कि एक रियलिटी पता होनी चाहिए कि आज चल क्या रहा है। और अगर इसी की जगह पे मान लीजिए कोई ये कहे कि मुझे ऐसे किसी फील्ड में जाना है जहाँ पे कैरियर की गारंटी हो गई एक तरीके से, बिकॉज लोग कम जाते हैं, सीटें बहुत खाली पड़ी हैं, डॉक्टर्स की भी खूब खाली पड़ी हैं, आप बस बन जाओ, आप जिस हॉस्पिटल को ज्वाइन करना चाहोगे सरकारी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में काम कोई करना नहीं चाहता ना, सबको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। खैर ये सब बात की बातें, हो गया टर्न, अब तो नहीं चीट करनी। आगे कंटिन्यू करते हैं, और क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जिम्नो एनजीओ एज यूजुअल जैसा आप प्लांट किंगडम में पढ़ते हो, तो इंडिया से जो फ्लावरिंग प्लांट रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से 1/3 यानी 33% ऐसे हैं जो केवल इंडिया में ही होते हैं, मतलब उस एरिया के अलावा कहीं दुनिया में नहीं पाए जाते। दे आर एंडेमिक टू आवर कंट्री। अगर किसी को उन प्लांट पे रिसर्च करना है तो इंडिया आना पड़ेगा, तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी लेके आएगा। हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इट्स ए काइंड ऑफ टूल कि हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो इतने रूल बनाए गए वाइल्ड लाइफ के। बट ठीक है कि लोग फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। जहां फंस जाते हैं वहां केस आज भी चल रहे हैं, है ना? किसी आपने एनिमल को किल कर दिया और पता चला कि बस पूरी लाइफ आप जो है वो कोर्ट के चक्कर काटते रहिए। खैर 33% लगभग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स they are recorded in India. Are endemic, ये वर्ड यूज करते हैं, आगे भी आएगा। एंडेमिक का मतलब है सिर्फ यहां मिल रहे हैं हमें, है ना? एंडेमिक टू आवर कंट्री। सर एंडेमिक मींस रेस्ट्रिक्टेड, अभी देखता हूँ बेटा, रेस्ट्रिक्टेड टू क्लियर है सर। पर्टिकुलर एरिया। ये सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे नेपेंथिस है, पिचर प्लांट, आपने सुना होगा, सुना है पिचर प्लांट? यस सर। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पिचर प्लांट है। कहाँ होता है? पूरे इंडिया में थोड़ा होता है। मेघालय में एक ट्राइबल है एरिया, खासी, खासी इज द ट्राइब, मेघालय की है वो। तो मेघालय में जो जहाँ पे खासी ट्राइब रहती है उन हिल्स को खासी हिल्स कहते हैं। तो केवल आपको खासी और एक पास में जयंतिया, दो हिल्स हैं, दो हिली एरियाज हैं, केवल उतने से हिस्से में आपको पिचर प्लांट मिलेगा नेपेंथिस, और स्पीशीज का नाम भी रखा गया खासियाना। खासी विलेज है, खासी ट्राइब है वहां पे मेघालय में, वहां पे ये प्लांट होता है। उसके अलावा पूरी दुनिया में पिचर प्लांट नेपेंथिस खासियाना और कहीं नहीं होता। ऐसे ही केसर, केसर जानते हैं, खाने वाला, है ना? केसर कहाँ यस होता है? केसर तो पता होगा ना कहाँ होता है? नहीं पता? नो सर। कश्मीर वैली में होता है केवल, और कहीं नहीं होता। केसर की खेती केवल कश्मीर की घाटी में होती है। और जब आप कश्मीर में कभी जाएं, जम्मू से जब कश्मीर जाएंगे, तो जब आप ऊपर रोड पे होंगे, मतलब घाटी के ऊपर होंगे, तो आपको सिर्फ, अगर आपका ड्राइवर कहेगा तो वो आपको दिखा देगा कि सर देखो नीचे खेती हो रही है, यहाँ पे केसर की पैदावार होता है। आप वैली में नहीं जा सकते, वहां पे वैली में केवल वो जाते हैं जो किसान है। उस एरिया को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। ऊपर से पहाड़ पे खड़े होकर देख सकते हैं ये नीचे केसर के प्लांट लगे हुए हैं। उसके अलावा केसर कहीं नहीं होता। पूरे वर्ल्ड को जो केसर चाहिए वो हम सप्लाई कर रहे हैं। और अगर मान लो यहाँ से एक्सटेंट हो जाए, आपको तो शौक लगा है देखने का, आप जाएं और उस एरिया को डिस्टर्ब कर दें, तो पूरे दुनिया से केसर गायब, क्योंकि कहीं और होता ही नहीं। ऐसे हींग का प्लांट होता है, अफगानिस्तान में होता है और कहीं नहीं होता, हमारा नहीं है, किसी और कंट्री का है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो किसी एक एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया।
ऐसे ही वेस्टर्न घाट के लिए मैं लाइन लिख रहा हूँ कि अभी हमने लिखा ना, वेस्टर्न घाट में भी एम्फीबियन है और ईस्टर्न घाट में भी एम्फीबियन है। एक तो ये कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस ज्यादा हैं। दूसरी बात ये कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस है वो यहाँ के अलावा कहीं होते भी नहीं है, एंडेमिक है वो, है ना। सो वेस्टर्न घाट के अंदर आप अगर देखोगे तो लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक एम्फीबियन स्पीशीज हैं। ये भी केवल कुछ डेटा है जो मैं पूरे चैप्टर से निकाल के आपको एक जगह दे दिया, अभी तो और बहुत सारे डेटा आएंगे और आपको ये याद ही करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में है, नीट में खूब पूछा जाता है कि ये सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा क्या केस है। खैर फिलहाल अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये हमारा हुआ बायोडाइवर्सिटी के एस्टिमेशन, कुछ हमने ग्लोबल लेवल पे देखे, कुछ रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन को इंडिया में अप्लाई करके देखा, कुछ जगह पे कैलकुलेशन WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किए, हमने उसको भी देखा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इन जनरल बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेशन, कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, कहाँ है, कौन से हैं, एंडेमिक है या नहीं है, वॉट एवर एल्स, है ना, ये सारी चीजें। अब एक आगे मूव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते कैसे हैं। ये जो आपने कैलकुलेशन अभी पढ़ी है रॉबर्ट मेनी की या पूरी टीम है उनकी, वो ये करती है। बहुत सारी गवर्निंग अथॉरिटी हर कंट्री की है जो अपने अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को देखती है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते कैसे हैं, पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी के पढ़ने का, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे कम है कहाँ ज्यादा है, तो उसका एक पैटर्न डिसाइड किया गया है। वो पैटर्न दो चीजों पे बेस्ड होते हैं, एक लैटिट्यूड और एक एल्टीट्यूड, दीज आर मास्टर ग्रेडियंट। लैटिट्यूड का मतलब होता है इक्वेटर से पोल, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप तक। दोनों ही केस में आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म का भी नंबर कम हो जाएगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। अगर आप इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जाएंगी, अगर आप माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाएंगे तो भी नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जाएंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो आएगा वो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। क्या क्या है, देयर आर टू मास्टर ग्रेडियंट जिन पे आप बायोडाइवर्सिटी को लेके समझते हैं। वन इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंड अदर इज एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर पोल, एल्टीट्यूड का मतलब बेस टू टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन हो हिल हो, वो तो समुद्र तल से ऊंचाई है ना, हिंदी में लिखा होता है हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब बेस से टॉप, तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। और अगर आप ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, पोल ऐसे जाते हैं तो दिस इज इक्वेटर टू पोल, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पढ़ी जाती है वो इसी बेस पे, और यहाँ भी हम जो बात करेंगे वो सेम, हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को लेके ही चीजों को देखेंगे। क्या क्या हमारे पास है, स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। दो पॉसिबिलिटी है सेम, जब आप पोल से इक्वेटर पे जाएंगे, पोल से इक्वेटर पे मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगी, या उल्टा लिख लीजिए, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो डिक्रीज करेगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जाएं कि माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाएं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी, अगर आप टॉप से बेस पे आओगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। तो ये दो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में इन दोनों बातों को समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिकल को अगर हम कंपेयर करें, ट्रॉपिक्स विच आर मोर डाइवर्स, इनमें डाइवर्सिटी ज्यादा है। ट्रॉपिकल का लैटिट्यूड कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ,
ये ट्रॉपिकल का एंगल है, लैटिट्यूडनल एंगल या ग्रेडियंट कहलाता है। यहाँ पे ट्रॉपिक्स हैं, यहाँ पे मोर डाइवर्स हैं, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोल। टेम्परेट का जो आता है वो 63.5 टू 63.5 नॉर्थ से साउथ, और ऐसे पोल्स का जो आएगा वो 83.5 नॉर्थ से 83.5 डिग्री साउथ। वो दे नहीं रखा है एनसीईआरटी ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के ग्लोब पे ये सब बना होता है, जो बॉल घुमाने वाली अर्थ वाली आती है ना ग्लोब, उस पर सारी चीजें बनी होती हैं। या आप वर्ल्ड का मैप गूगल मैप पे डालिए, आपको सब मिल जाएगा, कौन कितने किस जगह पे कैसे प्रेजेंट है। तो सारा डेटा जियोग्राफिकल डेटा है, अर्थ साइंस प्लानिटरी साइंस के हिसाब से दिया जाता है। तो ट्रॉपिक्स जो इतने नॉर्थ से इतने साउथ डिग्री तक हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है अगर आप कंपेयर करें टेम्परेट और पोल को। जैसे यहाँ पे भी इस बात को समझाने के लिए एक डेटा दे रखा है, एंड दैट डेटा इज कि कोलंबिया, कोलंबिया एक कंट्री है। ये आपको कहाँ मिलेगा, नियर इक्वेटर। नियर इक्वेटर का मतलब ट्रॉपिकल कंट्री हो गया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1400 स्पीशीज तो बर्ड की हैं, 1400। जबकि अगर आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करोगे, जो 41 डिग्री टू नॉर्थ आता है, तो ये यहाँ पे पहुंचोगे तो 105 बर्ड की स्पीशीज रह जाएंगी। सर और ऊपर जाओगे, बोलो, सर इन ग्रीनलैंड। रट में ये समझने नहीं आता 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ। तो क्या दिक्कत है, याद कर लो, याद तो करना ही है। सर इसे मैप से थोड़ा समझ नहीं सकते, कैसे समझा कैसे जाता? समझोगे, मैप से नहीं समझ सकते, मैं ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ाने बैठूंगा आपको। मैप से नहीं समझना है, बस आपको ये वैल्यूज याद रखनी है ना। मूवीज में नहीं देखते ना वो, आपको एरोप्लेन में कोई रास्ता थोड़ा बना हुआ है, कैसे पहचानते हैं कहाँ एरोप्लेन को लेके जाना है। बिकॉज हर कंट्री की लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ग्रेडियंट होते हैं, है ना। किसी आइलैंड पे आप होते हैं तो अपना पता कैसे बताओगे, तो वहां पे जो कंपास होती है उसी से तो बताते हैं कि मैं इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री साउथ पे खड़ा हूँ, आ जाओ। जो भी आएगा वो उस कंपास को नापते नापते वहां तक पहुंच जाएगा। सारे एरोप्लेन ऐसे ही चलते हैं, सारे जिस शिप्स जितने भी जाते हैं वो ऐसे ही तो जाते हैं, समुद्र में कोई रास्ता थोड़ा ना बना है। उन्हें तो सिर्फ ये देखना है कि इतने डिग्री पे चलते चले जाओ। कंपास सबके पास होती है, बिना कंपास के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कंपास में तो आप देखते हो कि कितना नॉर्थ। आप यमुना विहार में आप जहाँ पे हो, आप बहुत सारे ऐप आते हैं, आप अपना कंपास डाउनलोड कर लो एक, और उसमें आप देखो कि आपकी पोजीशन क्या है, कितने डिग्री नॉर्थ पे हो, कितने डिग्री साउथ पे हो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो ये तो मतलब बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिजिक्स कह लो मैथमेटिक्स कह लो। हमें तो सिर्फ याद रखना है कि कोलंबिया क्योंकि इक्वेटर पे है तो 23 डिग्री पे आएगा ये अप्रोक्सीमेटली। तो 23 डिग्री पे जाओगे तो इक्वेटर पे 1400 स्पीशीज है। थोड़ा सा ऊपर गए, न्यूयॉर्क 41 डिग्री सब ट्रॉपिकल कंट्री है, 105 हो गए। ग्रीनलैंड पहुंच गए आप टेम्परेट एरिया में 70 डिग्री टू नॉर्थ, 56 स्पीशीज रह गई। इसका मतलब है इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो रही है ना। यही लाइन तो लिखी है आपने कि जब आप पोल से इक्वेटर पे जाते हो तो इंक्रीज करते हैं, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये ग्रीनलैंड के बाद पोल आ जाएगा। तो अगर ग्रीनलैंड के बाद पोल आ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ जीरो हो जाएंगी। ये तो सिर्फ जो जहाँ प्रेजेंट है वहाँ एक डेटा के हिसाब से आपको दे दी गई। आपको डेटा याद करना है। मैंने आपको पहले ही बोला चैप्टर के शुरू होने से पहले, सारा चैप्टर, आधा चैप्टर बेसिकली, जब तक बायोडाइवर्सिटी की कैलकुलेशन आप पढ़ रहे हो कि क्या है और कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ मैथमेटिकल डेटा है। हमें ये डेटा ही याद करना है ना। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना चाहे कर लीजिए। जैसे मॉर्फोलॉजी का केस होता है कि जो नाम है प्लांट के उनका कोई और तरीका तो है नहीं, याद कर लो तो ठीक है, समझ लो तो ठीक है, वरना याद तो करने ही करने हैं। कंजर्वेशन में डेटा थोड़ा कम हो जाएगा, बस पूरा चैप्टर डेटा कर बेस्ड ही है। दीजिए। तो इसका तो कोई और तरीका नहीं है कि हम इसको ग्राफ पे बना के समझे, वो तो टाइम टेकिंग चीजें हैं। इतना ना टाइम है ना उतनी जरूरत है। आगे चलते हैं और इस चीज को हम कंफर्म करते हैं कि एक ट्रॉपिक को टेम्परेट पोल से जब हम कंपेयर कर रहे हो तो एक एग्जांपल तो ये दे दिया, कोलंबिया जो नियर इक्वेटर है उसमें 1400 बर्ड की स्पीशीज है। इंडिया भी इक्वेटर यही है, नियर इक्वेटर। इंडिया में 1200 स्पीशीज बर्ड की है।
और आप फिर जब ऊपर जाओगे, तो जैसे हम न्यूयॉर्क में गए, ग्रीनलैंड में गए, पोल्स में जाओगे तो और कम हो जाएंगी। तो मतलब इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो नंबर डिक्रीज करेगा। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, डेटा बेस्ड एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अब इंडिया के हिसाब से देखते हैं कुछ चीजें, फिर से पैटर्न में इंडिया के हिसाब से क्या क्या आ सकता है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, ये भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वी आर ऑल्सो इन ट्रॉपिक्स। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में केस क्या है, इंडिया में 1200 बर्ड स्पीशीज है। जैसे कोलंबिया में 1400 है, तो इंडिया में 1200 स्पीशीज है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरे ट्रॉपिकल को देखोगे, तो ट्रॉपिकल में एक एरिया है इक्वाडोर। इक्वाडोर यूरोप में आता है। इक्वाडोर वो कंट्री है जिसके पास गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड तो पढ़े हैं ना आपने, जहाँ पे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, डार्विन की फिंचेस, या जहाँ से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसको हम क्रेडल ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, कि पालना है वो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करी पहली बार, या जहाँ से समझाया गया कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती होगी। तो इक्वाडोर एक कंट्री है। आप यूरोप में जाएं तो इक्वाडोर जाने के लिए अलग से फ्लाइट लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट की अलग परमिशन होती है। बिकॉज इक्वाडोर से जब आप गैलापागोस आइलैंड पे जाएंगे तो पूरा एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। कोई होटल नहीं है गैलापागोस आइलैंड पे। आपको सुबह जाना है, रात तक वापस लौट के आना पड़ेगा। फ्लाइट का कन्वेंस आपको खुद ही देखना है। 1 लाख रुपए जाने के, 1 लाख रुपए आने के, और रुकने का कोई इंतजाम है नहीं। गैलापागोस आइलैंड में पूरी तरीके से वो कंट्रोल्ड एरिया है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट का एरिया। बिकॉज वहां से डार्विन ने ये पता किया कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे होगा, वहां से नई नई चीजें निकल के आई हैं, तो उसे संभाल के रखने की जरूरत थी। तो नेचर ने पाबंदियां लगा दी, या गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा दी। तो इक्वाडोर भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर आप कंपेयर करो, या मान लो ट्रॉपिकल को आप किसी टेम्परेट से कंपेयर करो, तो फिर वहां पे यही है। मान लीजिए इक्वाडोर में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर आप वेस्कुलर प्लांट की बात करें, वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तीनों वेस्कुलर प्लांट है। तीनों में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट वेस्कुलर नहीं होते। एल्गी तो एक्वेटिक प्लांट है, छोड़ दीजिए। तो अगर आप वेस्कुलर प्लांट को कंपेयर करोगे इक्वाडोर से, जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और उससे ऊपर अगर आप टेम्परेट एरिया में जाओ, जैसे यूएसए है, यूएसए टेम्परेट एरिया का है और इक्वाडोर ट्रॉपिकल कंट्री का है, तो 10 गुने का फर्क है। मतलब 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट आपको इक्वाडोर में ट्रॉपिकल कंट्री में ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू यूएसए, जो कि एक टेम्परेट एरिया का है। इसका मतलब हम एरिया उतना ही ले रहे हैं, हम केवल एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को वेरिएशन कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी भी हमारी वेरिएबल होती चली जा रही है। तो इन दैट केस आपको ये डेटा फिर यहाँ पे फिर से याद रखना है, कि एक और लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कि अगर हम एक फॉरेस्ट कंसिडर करें, वी हैव ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ लेना है? इन ए ट्रॉपिकल रीजन ले लीजिए। कोई ट्रॉपिकल रीजन है जैसे इक्वाडोर, टेम्परेट ले लीजिए, सेम एरिया लेना है लाइक यूएसए। तो यहाँ पे आपको अगर आप वेस्कुलर प्लांट की देखेंगे, तो यहाँ पे 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट है एज कंपेयर टू यूएसए। सेम एरिया लेना है, एक ही एरिया लेना है फॉरेस्ट का। बस यूएसए एक टेम्परेट कंट्री है और इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल कंट्री है। दोनों जगह एक ही एरिया में आपको नंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट देखने हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 10 गुना वेस्कुलर प्लांट यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट, है ना। ये आपको लाइन याद रखनी है। फिर आगे आप जाएंगे तो ऐसे ही ट्रॉपिकल के अंदर जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, ट्रॉपिकल एमेजोनियन, अमेजोन, अमेजोनियन लिख लीजिए, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन रिवर के किनारे पे फॉरेस्ट है, वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। कहाँ अमेजोन रिवर है? साउथ अमेरिका। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट डाइवर्स रिच जोन इज अमेजन रेन फॉरेस्ट। और अमेजन के बाद आता है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो आती है ब्राजील में।
और फिर आते हैं इंडिया में, जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट के हैं। सब में अगर आप तीनों में कंपेयर करोगे तो अमेजन रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ अगर कहा जाए, वो आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, साउथ अमेरिका की, वहां की गवर्नमेंट इनको टेक ओवर किया हुआ है। अब इसका डेटा भी आपको दे रखा है कि अगर आप इस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इसमें 40,000 तो प्लांट है, 3,000 फिशेज हैं, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं। सर ये भी मतलब अप्रोक्स है ना, आप कहे थे वहां पर नहीं, जाने नहीं दिया जाता अंदर। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। बाकी ये जो अभी आप ये भी लिखोगे कि ये जो आप लिख रहे हो ना, दिस इज ओनली द 1%, 99% किसी को नहीं पता क्या है। और मोर देन 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख से ज्यादा तो केवल इनवर्टिब्रेट्स हैं। और लगभग 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, विच इज वेटेड, यानी येट टू बी डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, इतना तो डिस्कवर होना अभी बाकी है इंसेक्ट्स के लिए, है ना। और ये जो भी फिगर है, दिस इज ऑल्सो द 1% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड, 99% अगेन इज अननोन। कोई नहीं जानता अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या है। मतलब रिवर से अगर आप जाओगे तो रिवर से फॉरेस्ट में 300-400 मीटर तक ही केवल हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप और अंदर फॉरेस्ट में जाओगे तो किसी को नहीं पता कि वहां है क्या। अंदर चले जाओगे तो आपको लोकेट ही नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं पहुंचती, दोपहर के 12 बजे भी अंधेरा रहता है। तो किसी भी तरीके से आप वहां पे कैसे जाओगे, कैसे बाहर आओगे, गवर्नमेंट आपको उसमें सपोर्ट नहीं करती। ट्राइबल लाइफ अगर कुछ होंगी तो वो भी हमें नहीं पता कि उन फॉरेस्ट के अंदर क्या है और कौन है, कोई नहीं जानता। तो ये जो जानते हैं वो भी केवल 1% हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो हमारे पास नोन डाइवर्सिटी है, दैट इज ओनली द 1% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। अब इसके बाद आपकी बुक में दिया कि क्यों ऐसा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम डाइवर्सिटी को शो करते हैं। वाई दिस, यहाँ पे रीजन दे रखे हैं, वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। क्यों ऐसा है कि इनमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसके 3 रीजन दे रखे हैं बुक में। जहां पे 3 रीजन होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। नन ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन बन जाता है, ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन बन जाता है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, चौथा ऑल दे दो या नन दे दो, अपने आप क्वेश्चन आपका कायदे का बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 3 रीजन है, क्योंकि ये तीनों रीजन देके फिर नीचे लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, तो उसका रीजन दे रखा है उन्होंने। पहला रीजन क्या है, अगर हम टेम्परेट एरिया से ट्रॉपिकल एरिया, लाखों साल पहले की अगर हम बात करें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलियन ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं दे आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। जैसे टेम्परेट एरिया में जाओ तो क्या होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं, ग्लेशियर्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अगर आप वॉल्केनिक इरप्शंस की बात भी करोगे तो ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत रेयर कोई मिलेगा। जो भी मिलेंगे आपको या तो आइलैंड बेस्ड कंट्री है या फिर आपको वेरिएबल सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एरिया के बीच में मिलते हैं। मतलब अगर आप अर्थ के ओरिजिन से कंसिडर करोगे तो मिलियन ईयर्स एगो से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर
कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। जब चेंजेस नहीं हुए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो उनके अंदर चीजें मैक्सिमम की तरफ ही जाएंगी। जो भी आपने इकोसिस्टम के फंक्शन पढ़े हैं उनमें स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि वहां पे स्पीशीज का एक बैलेंस इकोसिस्टम बन जाए। अब इनको कोई डिस्टर्ब तो कर ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है और आसानी से मैनेज हो रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेबल इकोसिस्टम का पार्ट बन गए है ना। तो पहली चीज क्या है, पहला रीजन क्या है, दे रिमेन्ड रिलेटिवली, कंपैरिजन ले रहे हैं बस केवल आप, अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये रीजन है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे इनमें बहुत ज्यादा स्पीशीज आ जाएंगी। इट रिजल्ट इन स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, स्पीशीज की डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जितनी डाइवर्सिटी होती है उतना स्टेबल इकोसिस्टम होता है। मान लीजिए एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और 10 लोगों को रहना है, 10 लोगों ने समझ लिया इस बात को कि लड़के तो काम नहीं चल सकता, तो एक बैलेंस बना के रह लो, तो वो 10 लोग बड़े आराम से मैनेज हो जाएंगे। और एक घर में अगर 2 या 1 लोग हैं तो दिन भर वो आज ये करेगा, कल ये करेगा, परसों ये करेगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो स्टेबल इकोसिस्टम में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में केवल टीचर हो स्टूडेंट हो, तो उसमें मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं है। टीचर फीस कलेक्ट कर लेगा, स्टूडेंट फीस दे देगा, बात खत्म हो गई, पढ़ लिया और पढ़ा लिया। क्या वो बैलेंस है? नहीं, क्योंकि 2 ही लोग हैं। टीचर आ गया, बच्चे नहीं आए, बच्चे फोन करना भूल गए, और पता चला बच्चे आ गए, टीचर ने छुट्टी ले ली, बताना भूल गया, नुकसान दोनों का हुआ। अब एक एक कोचिंग प्रॉपर मैनेज करो जहाँ पे आपको एक एकेडमिक टीम भी मिल रही है जो टाइम टेबल को मैनेज कर लेगी, पेपर चेक करने के लिए लोग अलग हैं, पेपर बनाने के लिए टाइपिस्ट अलग बैठे हैं, पढ़ाने के लिए टीचर है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट अलग है। जितने ज्यादा लेवल बनाओगे किसी भी चीज में, उसमें उतना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा, उतना ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। जितना ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना टीम वर्क आएगा, और टीम वर्क हमेशा स्टेबल माना जाता है कि जब आप एज ए टीम काम करते हो तो आप एक स्टेबल इकोसिस्टम का पार्ट कहलाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, जब स्पीशीज बहुत ज्यादा होंगी, जब स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन होगा तो अपने आप एक बैलेंस नेचर बन के तैयार हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर अच्छी पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। उसका रीजन ये कि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस मिलियन ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं हुए है ना, जब हमने कंपेरिजन किया हुआ है। दूसरा रीजन क्या है, ये लेस सीजनल है। अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो लेस सीजनल का रिजल्ट क्या होगा, ये मोर कांस्टेंट हो जाएंगे। मोर कांस्टेंट है तो प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। और अगर कॉन्स्टेंसी आ जाएगी, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि इनके अंदर निच, आपको मैंने इकोलॉजिकल निच पढ़ाया था, निच स्पेशलाइजेशन होगा। और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आता है ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे हमें पता है कि ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर 4 सीजन होते हैं, सबको पता है, ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर, 12 महीने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई महीना देर में शुरू होगा, कोई जल्दी होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज तो सब बराबर ही होंगे ना। मान लीजिए आप एक ऑन एवरेज कहें कि सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर्दियां देर में शुरू हो रही हैं तो खत्म भी देर में ही होती हैं। अभी आप यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे, मैंने शुरू में ही बोला था कि अभी हम कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं कर रहे, जब डिस्टरबेंस आएगा तब की बात तब देखेंगे। अगर आप नेचर के हिसाब से देखोगे तो रेनी सीजन भी एक लिमिटेड टाइम का है, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, सारे सीजन जो है वो फिक्स है। अगर खिसकते भी है कि भाई गर्मियां मई में नहीं पड़ रही, इस बार जून से पड़ेंगी, तो ठीक है, मई जून जुलाई गर्मी होता है, तो अगर जून से पड़ेंगी तो जून जुलाई अगस्त हो जाएगा, रहेगा 3 महीने का, घूम फिर के 12 महीने, 4 सीजन। तो वहां पे बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं आते। और जब सीजनल वेरिएशन नहीं हो जाते तो सारी स्पीशीज अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती हैं, जी हम समर में ग्रो करेंगे, हम विंटर में ग्रो करेंगे, हम ऑटम में रहेंगे, हम स्प्रिंग में रहेंगे। किसी से कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन कम हो गया, अपने आप बेनिफिशियल एक्टिविटीज आ जाएंगी। कंपटीशन तो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, पहले ही यहाँ पढ़ चुके हैं।
प्रिडिक्टेबल हो गए, हमें पता चल गया कि जी समर के अंदर प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी, विंटर में यहाँ थोड़ी ज्यादा होगी, या किसी और जगह पे विंटर में कम होगी तो समर में ज्यादा होगी। विंटर और समर दोनों एक्सट्रीम होते हैं तो कोई बात नहीं, ऑटम और स्प्रिंग में बीच का निकल आएगा सोल्यूशन। तो जब आप डिसाइड कर देते हैं ना कि जी इतने इतने टाइम के लिए ये चीजें होनी है, तो अपने आप एक बैलेंस बन के तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड निच स्पेशलाइजेशन। सबकी पोजीशन फिक्स कर दी ना कि आपको सुबह आके कुर्सी पे बैठना है, आपको शाम पे आके बैठना है। तो अपने आप जब स्पीशीज का स्पेशलाइजेशन करोगे, जब उनकी जगह को फिक्स कर दोगे, तो डाइवर्सिटी आ ही जाएगी ना। अगर एक स्कूल में डिसाइड कर दिया जाए कि सुबह यहाँ पे पास आउट के बच्चे बैठेंगे, शाम को 11th के बैठेंगे और उसके बाद यहाँ पे 12th के बच्चे बैठेंगे, तो झगड़ा किस बात का है? कुछ नहीं है। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब है कॉन्स्टेंसी आना, कि हम कांस्टेंट बना देंगे। जब हम फिक्स कर देंगे तो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे रादर देन जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज्ड की जगह कैसा हो गया? स्पेशलाइज्ड हो गया। जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम। तो दूसरा रीजन ये दिया गया कि ये सिचुएशन है। तीसरा रीजन जो दे रखा है वो ये कि अगर आप सन और अर्थ को देखोगे, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो ट्रॉपिकल बेल्ट पे सबसे ज्यादा सनलाइट आती है। मैक्सिमम सनलाइट का मतलब है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, सीधी सी बात है ना। ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर क्या होगा? मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसी हिसाब से आप कह सकते हैं जितनी एनर्जी है उतनी प्रोडक्टिविटी है, तो हायर प्रोडक्टिविटी हो गया। और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी फिर अगेन उतनी ही ज्यादा आप कह सकते हो स्पीशीज डाइवर्सिटी। So these are the three reasons. First is remain relatively undisturbed for million of years. Second, less seasonal, more constant, predictable. Specialization leads to greater diversity. Third, receives maximum solar energy, which leads to higher productivity that indirectly responsible for species diversity. So these are the three reasons जिनकी वजह से tropical rainforest जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मान लीजिए। आपको मैंने पढ़ाया था कि टेरेस्ट्रियल में मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है, तो आपने आंसर लिखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात नहीं की है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो उनमें क्यों डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, उसके ये 3 रीजन आपको दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व। ये तो बात हो गई जो ऑलरेडी लोगों ने करके दे दिया। अगर आप एमएससी में हो तो डीयू में मान लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा कि यमुना के किनारे जाओ और 100 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी काउंट करके लाओ। 100 मीटर स्क्वायर लेफ्ट, 100 मीटर स्क्वायर राइट, मतलब एरिया तो आप समझ ही गए। 100 मीटर स्क्वायर एरिया का एक बॉक्स बनाओ यमुना के किनारे और वहां जाके डाइवर्सिटी कैलकुलेट करो। तो वहां पे जो ग्राफ बन के आएगा वो कहलाता है स्पीशीज एरिया। एक तरफ नंबर ऑफ स्पीशीज है, एक तरफ एरिया है, रिलेशनशिप कर्व। इस कर्व को हमें पढ़ना है और इस कर्व से जो हमारे कंक्लूजन्स निकल के आएंगे वो देखेंगे, है ना। ये भी इसी में। उसके बाद हम आएंगे कि डाइवर्सिटी इकोसिस्टम, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैलेंस इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के लिए डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज पे जाएंगे और फिर आगे के टॉपिक्स जो भी है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर ब्लर हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो अभी मतलब कई बार ये होता है कि मुझे भी ब्लर यहाँ से खुद ही दिखने लगती है अपनी स्क्रीन, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई इश्यू नहीं आ रहा, अभी तक तो ठीक दिख रहा है मुझे। सर आपने मोर सोलर एनर्जी के बाद क्या लिखा है? हाई प्रोडक्टिविटी